Hello everyone, welcome to Apogee classes. The key to winning is beginning, and I am Gaurav Yadav. Hello Anurav. ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशन के प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, मतलब कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, है ना, और नहीं पढ़ी हैं तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख लीजिएगा। आज क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे क्या करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं तो उसके आगे के पोर्शन में चलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्लास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्लास हम लोग कैसे कंडक्ट करते हैं। तो फटाक से सुन लीजिए कि क्लास अभी आपकी चलेगी, आपको लगातार लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना पड़ेगा, बट आप अभी अपना माइक ऑन नहीं करेंगे, है ना। माइक अगर आपका कोई रिलेटेड डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है तो मैं जरूर पूछूंगा तब। ठीक है, क्लास के एंड होने के बाद मैं आप लोगों से 1 to 1 डाउट आपके ले लूंगा। ठीक है, क्लियर। इसमें पूरा प्रैक्टिस सेशन चलेगा और क्या क्या चलेगा। ठीक है, आप सुनिए, एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को कि आप लोगों की जल्दी ही मैथमेटिक्स की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि दूसरे एजुकेटर लेंगे। तो वो क्या है, उसका क्लासरूम आईडी ये लिखा हुआ है, ठीक, 3632784009, ये क्लासरूम आईडी है। इसमें भी आप इनरोल कर ले, आपकी वहां पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 9th क्लास के लिए भी। जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वहां के चैट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा सर, उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, लेके चलेंगे और आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक, विदाउट एनी चार्जेस, कोई भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे आपसे, और सारा का सारा 9th क्लास का सिलेबस और 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, 9th क्लास का, बेसिकली 10th के तो पेड बैचेस चल रहे हैं, 9th क्लास का मैथ्स और साइंस दोनों का। ओके, ठीक है, आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना हुआ करे वो चैट बॉक्स में बस एक बार कमेंट कर दिया करिए कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो उसको प्लान कर लीजिएगा आगे के लिए, है ना। तो चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो देखो, आज पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके पहले अगर हम बेसिक की बात करें, हाँ ओके, वेरी गुड। इसके पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक की बात में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक, क्या पढ़ रखा था फॉर्मूला, तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अपडेट में लेके चलते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक, तो फॉर्मूला है क्या, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सबने पढ़ा था, जल्दी से बताइए, यस नो में कमेंट करिए। ठीक है, चैट में यस नो में कमेंट करिए, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मैं इसी फॉर्मूले को अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखूं, किसके रिस्पेक्ट में लिखूं, अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना, थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि ये वाली बात हम लोग कैसे कर रहे हैं। अगर इसी को अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखा जाए तो आपको पता था कि ये फॉर्मूला जो था वो दो ऑब्जेक्ट के लिए था। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो r है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था। ठीक, अगर इसी में हम क्या करें, इसी में हम ये कर दें कि एक ऑब्जेक्ट को क्या बता दें, अर्थ बता दें, क्या बता दें, अर्थ, और दूसरे को ऐसे ही जनरल कोई ऑब्जेक्ट मान ले, तो हम ये सपोज करें कि जो मास, अर्थ का मास है उसको हम लिख रहे हैं m, कैपिटल M से, या फिर ऐसे लिख लो मास ऑफ अर्थ। ME का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, है ना, तो जिन्हें थोड़ा बहुत आता है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबके लिए एक साथ हेल्पफुल होगा। ओके, तो मास ऑफ अर्थ, और अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं तो मैं क्या उससे रेडियस ऑफ अर्थ लिख दूं, RE। ठीक है, RE लिख देता हूं, क्योंकि अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं हम, कहाँ की बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। और अगर हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक, और इसके सरफेस पे कोई चीज है, सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो देखो, अगर अर्थ के रेडियस की बात करोगे तो क्या वो RE रहेगी, इतनी रेडियस रहेगी, बट अगर सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस देंगे। यानी अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की बात करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की बात करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आनी चाहिए, बट हम यहाँ केवल RE ही ले, क्यों लेंगे RE, उसके पीछे रीजन सुनिए। अच्छा, क्या किसी को अर्थ का रेडियस पता है, नहीं पता ही बताएंगे आगे, परेशान मत होइए। एक बात सोचिए, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ एक छोटा सा मास का ऑब्जेक्ट, इसका रेडियस क्या बहुत कम है, जल्दी से बताओ, क्या इसका रेडियस बहुत कम होगा, नो सर। ओके, नहीं बताया तो आगे बता देंगे, परेशान ना हो, इसका रेडियस बहुत कम होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। तो हम अगर इसे इसके रिस्पेक्ट में लिखें तो क्या फॉर्मूला हमारा ये लिखा जाएगा, जी एम
इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके मतलब इसके मास को m आप मान लीजिए और इसको क्या लिख देंगे RE का स्क्वायर। क्या ये बात बिल्कुल सही है? फटाक से बताओ, क्या ये वाली बात सही है? इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? ठीक है अनुराग, आप भी कमेंट कर सकते हो। ओके तो ये लिख सकते हैं। ओके फिर अब क्या, है ना? अब क्या, अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखते बात ठीक थी, ये फोर्स है, ठीक है। अच्छा अभी भी इस पे आते हैं, एक काम और कर लेते हैं, बस लास्ट काम और कर लेते हैं इसको आने से पहले। क्या? अच्छा किसी ने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है क्या मोशन वाले चैप्टर में? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैं आपको एक पोल कंडक्ट कर रहा हूँ 30 सेकंड का, ठीक है? अगर आपने पढ़ा है तो यस करिएगा और नहीं पढ़ा है तो नो करिएगा। ओके ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि अगर आपने पढ़ा है तो ए पे क्लिक करिएगा और नहीं पढ़ा है तो बी पे क्लिक करिएगा। ठीक, मैं फटाक से पोल जनरेट कर रहा हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है कि नहीं? ठीक, जल्दी से पोल आपके लिए मैं जनरेट कर रहा हूँ। ठीक, अब फिर इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है तो उसको देखो। ठीक है, कितने लोग जानते हो कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ वो क्या है? क्या वो F इज इक्वल टू एम ए है? क्या वो F इज इक्वल टू एम ए है? दूसरा, क्या वो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है, ठीक है, या बोथ है, या बोथ है, ठीक, या फिर, है ना, या फिर नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। ठीक, जल्दी से बताओ। एक लोगों ने आंसर किया है अनुराग शुक्ला नहीं पता। ओके कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता तो ठीक। दिव्यांशी दो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब आपके सामने चार, एक बार फिर से पोल क्रिएट कर रहा हूं, ABCD। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, बोथ, या फिर नन ऑफ दी अबव। फटाक से आप अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अपना अपना कमेंट क्या करिएगा, कर दीजिएगा जल्दी से, मतलब पोल में आंसर कर दीजिएगा फटाक से इस चीज का। फिर यहाँ पे पता है, यहाँ पे आएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। जब हम इन दो बातों को जान लेंगे ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है, तुरंत समझ में आ जाएगी। बट कब? जब आपको ये दो बातें पहले से पता होगी। फटाक से पोल में कमेंट करो, कुछ भी कर दो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पोल टच कर सकते हो। ABCD साइड में स्क्रीन की दिख रहा होगा आपको, कुछ भी टच कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि क्या दिक्कत है, फिर मैं उसी हिसाब से आपको आगे लेके चलूंगा, है ना? फिर मैं उसी हिसाब से आपको क्या करूंगा, आगे लेके चलूंगा। बात समझ में आया कि नहीं? ओके ठीक है, देख लेंगे तो लीडर बोर्ड। हाँ, दो लोगों के राइट आंसर है, अनुराग शुक्ला का भी राइट आंसर है और इनका भी, ठीक है। एक का प्रतीक यादव का गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुनो, अब मेरी बात सुनो, यानी हमें ये पता है कि द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज राइट थिंग। ओके दस, ठीक है। बट क्या इसी को डराइव करके हमने F बराबर ma भी निकाला है? F बराबर ma भी निकाला, आपका आंसर सही है। अगर आपसे कोई पूछे न्यूटन सेकंड लॉ क्या है तो आप यही बताइए, ठीक। बट क्या इसी का डराइव फॉर्म तो F बराबर ma ही है ना? F बराबर ma इसको डराइव करके लेके आए थे। यानी हमें ये पता है, हमें ये पता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा, अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा तो क्या, तो उसका मास बदल जाएगा क्या? उसके मास में कोई चेंज आएगा क्या? जल्दी से बताइए, क्या उसके मास में कोई चेंज आएगा? अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या उसका मास चेंज होगा? यस और नो, फटाक से बताइए। नो, तो क्या चेंज होगा? क्या एक्सेलरेशन ही चेंज होगा? ओनली और ओनली वन आंसर, क्या चेंज होगा? एक्सेलरेशन चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आई? एक्सेलरेशन चेंज होगा, यानी हमें ये पता है कि अगर ये कोई बॉडी है, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, दैट मीन कि इसमें किसमें चेंज आएगा? किसमें एक नई चीज जनरेट होगी, दैट इज एक्सीलरेशन। क्या जनरेट होगी? एक्सीलरेशन। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिना किसी डाउट के यस एंड नो में कमेंट करें, जल्दी से बताएं। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ ओके ठीक। अब आते हैं अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ओके देखिए, अच्छा जस्ट
थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करो। ये अर्थ है, ये क्या है, ये मान के चलो ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक। आपने क्या किया, एक चीज को यहां से ड्रॉप किया, यहां से क्या किया, ड्रॉप किया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या किया, मतलब छोड़ दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया। इसको भी ऐसे अगर मैं ऐसे ड्रॉप करूंगा तो ऐसे नीचे आ जाएगा ना, ऐसे ड्रॉप किया तो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। दैट मीन्स क्या, इतना तो हमको पता है कि अर्थ और इन अर्थ जो है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है एक फोर्स की वजह से, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। फोर्स किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी इस ऑब्जेक्ट को अर्थ एक फोर्स अप्लाई करके अपनी तरफ खींचेगी। ये बात बिल्कुल सही है ना, खींचेगी ना, ठीक है, खींच रही है। अच्छा, यानी कि अर्थ ने क्या किया है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया है जिसकी वजह से बॉडी क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ये बात हमें पता है। बट सेकंड थिंग है ना, अब ये बात अपने को पता है तो सेकंड थिंग क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, ठीक है, चलो आप उस बात पे। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा क्या? जल्दी से बताओ, इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा? फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी को अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, तो एक यानी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही थी, यानी उसमें क्या आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गया। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोला, इसके पीछे भी रीजन सुनिए। जो ये जो लगने वाला फोर्स है, ये जो आप लगने वाला फोर्स देख रहे हैं, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? जो एफ है, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है? जल्दी से बताएं, यस एंड नो में। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम जाहिर सी बात है हम ये कह सकते हैं किसके इक्वल होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, वेरी गुड, यानी ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, क्या यही फोर्स, क्या यही फोर्स m इंटू ए के भी इक्वल होगा? m इंटू ए के भी इक्वल होगा, है ना, m इंटू ए के भी इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मास को मास से क्या कर दें, खत्म कर दें, इन दोनों को इक्वल कर दें, तो हमारे सामने एक चीज दिखेगी, दैट इज जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू ए। ये चीज दिखेगी, ये एक एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन ही तो है। बट ये एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है। ये एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है। इसीलिए इस ए को एक यूनिक नाम दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कैसा भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है, तो इससे एक यूनिक नाम दिया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डिनोटेड बाय जी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फटाक से बताओ, यस एंड नो में कमेंट करें, ठीक है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक की बात हमने समझ ली, ठीक है। अब देखो, अब कुछ काम की बातें करते हैं फटाफट इसके बारे में, है ना। देखो जल्दी जल्दी जो काम की बातें वो सुनते हैं। देखो अभी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जान के क्या होती है, वो होती है जी एम अपॉन आर ई। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है ना। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था और कुछ बातें हमें पता चली, उसकी वजह से इसकी वैल्यू निकाली। हाँ, सभी को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो टर्म मैंने लिखा है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, इतनी सी बात को एक्सप्लेन करूंगा तो आपका दिमाग खुलेगा कि अरे ये क्या लिखा है। समझ में आया? अभी समझ में आएगा। ये सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, साथ में बहुत कुछ है। क्या है बताता हूँ, इधर देखिए। तो ये वैल्यू आई कैसे होगी, इसको कैलकुलेट कैसे किया गया होगा? वेरी सिंपल। क्या सभी को जी की वैल्यू पता है क्या होती है? जी इज व्हाट? इस जी को क्या बोलते हैं? क्या इस जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट?
एंड दैट इज इक्वल टू 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू. एंड व्हाट इज द वैल्यू मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ हाउ मच, कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम. एंड रेडियस ऑफ द अर्थ वो कितना होता है? तो वो हम कह सकते हैं 6.4 into 10 की पावर 3 किलोमीटर. कितनी है? किलोमीटर. और अगर इसको मीटर्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 6.4 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 3 मीटर. दैट इज, जब इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यू लिखी है ना, इनको इस जगह पे आप पुट करेंगे, इनको इस जगह पे क्या करेंगे? पुट करेंगे. तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? जी की वैल्यू निकल के आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या निकल के आएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये तो पता था हमको. ऐसा क्या बता दिया? हाँ, ये वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा. ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये तीनों की तीनों आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिटेन करके रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपको. ठीक, इसमें क्या नया बता दिया आपने. अब चलो बात करते हैं क्या जी की वैल्यू. ठीक है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है? व्हाट इज द, ठीक है, मीनिंग ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ठीक है, समझे? रेडी हो? फटाक से यस कमेंट कर दो अगर रेडी हो तो. बताते हैं फिर एक बहुत ही काम की चीज जल्दी से. इस बात को समझने में क्या आनंद आने वाला है. ठीक, इधर देखो. इधर देखो. रेडी हो ना? जल्दी से बताओ. जल्दी से बताओ. यस, ओके अनुराग, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं? तो देखो, क्या हमारे सामने g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है. अरे ठीक है, सूर्यांश टाइम पे आइए बेटा. ठीक है, इधर देखिए. तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड, जल्दी से बताओ, क्या ये लिख सकते हैं? g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ. ऐसा लिख सकते हैं? कोई गलत चीज तो नहीं लिखी है ना? अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या ये जो यूनिट है, ये यूनिट, ये यूनिट, ये वेलोसिटी की यूनिट है. वेलोसिटी की यूनिट है क्या ये? दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. हाँ, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. ठीक, तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है, क्या किया है? ड्रॉप किया है. ठीक, ड्रॉप किया है, तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया है? ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया है. ड्रॉप किया है तो उसके हर सेकेंड, पर सेकेंड, ये पर सेकेंड लिखा ना, पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है. क्या मैं कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हर सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है? इन फर्स्ट सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक, एंड सेकेंड में क्या होगी? 9.8 मीटर सेकेंड प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड. बात समझ में आई? इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी. यानी उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में क्या हो रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है. क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है? जी मतलब बहुत बड़ी चीज. मतलब एक, फिर यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया, सोचो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एकदम पास से, जैसे आइए आपका पेन है, ठीक, ये पेन है, इसको अगर मैं क्या करूं, यहां से नीचे गिराऊं तो हो सकता है ना टूटे. ये फर्श पे अगर गिरेगा तो हो सकता है ना टूटे. लेकिन अगर इसी को मैं लेके चला जाऊं कहां पे? 4th फ्लोर पे, और वहां से इसको छोड़ू तो नीचे गिरेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका क्या होगा? टूट जाएगा. क्यों टूट जाएगा? ना खत्म हो जाएगा ये. मतलब ऐसा क्यों? हम गिराया तो सेम तरीके से, तो फिर क्यों टूट गया? क्योंकि जब यहां से गिराया था, यहां से ही छोड़ा था, नीचे से ही छोड़ा था, तो उसमें इसका वेलोसिटी क्या था? कम था.
लेकिन जब ऊपर से छोड़ा तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी ऐड होता होता क्या हुआ, ज्यादा हो गया। यानी यानी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इंक्रीज कर गया है, इसी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी से बताओ। ये जी वाली बात क्लियर हो गई, फटाक से बताओ। जी वाली बात क्लियर हो गई कि नहीं, जल्दी से बताओ। फटाफट बताइए आप लोग। सूर्यांश, दिव्यांशी, अनुराव, फटाफट बताएं। प्रतीक, यस, ओके। अब बात करते हैं कि जी, है ना, जी किस तरह से वेरी करता है, जी किस तरह से वेरी करता है ना। तो एक बात ये देख लो फटाक से, देखो इधर सुनो, फटाक से सुनो। अगर अगर देखो, अब ये मान के चलो ये अर्थ की सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ की क्या है, सरफेस है, सरफेस। तो हर समय सॉरी, हर समय आप अर्थ सरफेस पे खड़े रहेंगे, तो आप हर समय किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे थोड़ी फेंकेंगे। कभी कभी आप क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ भी तो फेंकेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ भी तो फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे। तो सोचो, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था तो जी की वैल्यू लगातार क्या हो रही थी, जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी, है ना। लेकिन जब इसको नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो क्या जी की वैल्यू अब डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। जल्दी से बताओ, जी की वैल्यू क्या डिक्रीज होगी, निगेटिव में आएगी। और एक सर्टेन अमाउंट के बाद जाके क्या हो जाएगी, एक जगह पे ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। एक जगह पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा, और फिर वापस से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड चल रहा है, क्या चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा है, तो जी की वैल्यू आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। और अगर निगेटिव चल रहा है तो जी की वैल्यू क्या करनी है ना, मतलब डाउनवर्ड, मतलब अप डाउनवर्ड अगर चल रहा है तो पॉजिटिव, और अगर अपवर्ड चलेगा तो निगेटिव कंसीडर करनी है। ये दो बातें क्लियर हो गई, जल्दी से बताएं। ये दो बातें क्लियर हो गई ना। वेलकम अहमद, ठीक है, कहाँ रह जाते हो भाई, ठीक, हाँ वेरी गुड, टाइम पे आए, टाइम पे, ठीक है बेटा। तो ये दो बातें आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई, है ना। और जो लोग भी लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज एक बार जब रिकॉर्डिंग लेक्चर आ जाए ना तो उसको 2 मिनट का स्टार्टिंग का देख लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए भी अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। उसका क्लासरूम आइडिया आपको दे देंगे। तो ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, जी वैल्यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात कितने लोगों को याद है, लास्ट वाली वीडियो जिन्होंने देखी उन्हें पता होगा कि जी की वैल्यू बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराएं, ये कैप है, ये पेन है, तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। दैट मीन्स जी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती है ना। बात समझ में आया, मास से ये फ्री है। अब फ्री कैसे है, फ्री कैसे है, तो आप देख लो यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, क्या जी का फॉर्मूला आपने यही लिखा है, जी का फॉर्मूला यही लिखा है। इस जी के फॉर्मूले में ये तो जी कांस्टेंट है, ये मास किसका है, अर्थ का है, और ये रेडियस किसकी है, अर्थ की है। क्या कहीं भी इस फॉर्मूले में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आया है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, जल्दी से बताओ, यूज हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जी जो है स्मॉल जी, है ना, स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब एक बात मेरी और ध्यान से, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये दोनों बातें अभी बताएंगे, बट उससे पहले एक बात और जान लेते हैं। ये वैल्यू, इस जी की वैल्यू में अर्थ के सरफेस में, पूरी अर्थ बहुत बड़ी है ना, अर्थ बहुत बड़ी है, तो अर्थ में, अर्थ के सरफेस पे इसका वेरिएशन कैसे होता है, यानी अर्थ सरफेस में इक्वेटर पे क्या रहेगा जी की वैल्यू, और पोल्स पे क्या रहेगा। अब ये इक्वेटर पोल क्या होता है, तो भाई देखो, थोड़ा सा ज्योग्राफी अगर जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ, उसको हमने दो लाइन में बांटा इस तरह से। इस वाली लाइन को, जो अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है, इक्वेटर बोलते हैं, और ये जो ऊपर जहाँ पे नॉर्थ और साउथ होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो अब हम इसका वेरिएशन देख लें, आपकी अगर इजाजत है तो बताओ फटाफट, इसका वेरिएशन चेक कर लें कि वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर पे होगी, पोल पे होगी, ठीक। यानी स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ पे वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी, तो फटाफट देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंसेस बता देते हैं कि क्या है। तो देखो,
क्या अर्थ का शेप, हमारी अर्थ का शेप कुछ इस तरह का है, मतलब कुछ अर्थ का शेप इस तरह का है कि नहीं, जल्दी से बताओ। थोड़ी सी ये चपटी है ना, पोल इस तरह की है और नीचे क्या है, चपटी है। यानी कुल मिला के अगर हम अर्थ के रेडियस की बात करें तो ये वाली जो रेडियस है, सेंटर यहाँ मान लें, और ये वाली रेडियस, तो ये जो रेडियस है ये मोर है, क्या है, मोर। और ये क्या है, लेस है। ये क्या है, लेस है। मतलब इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है रेडियस वो कम है, मतलब सॉरी पोल्स के साथ में जो रेडियस सेंटर पे वो कम है, बट इक्वेटर पे क्या है, ज्यादा है। ये बात पता चल गई, ये बात पता चल गई। अच्छा, अब अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखें, इसलिए किसको देखें, फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो जी है ना, जी, देखो ये फॉर्मूला जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा, ऐसा मैंने लिखा। अब अपने को पता है क्या ये कांस्टेंट है, फटाक से बताओ यस नो में, क्या ये जी कांस्टेंट है। ओ भाई कमेंट करो फटाफट, अनुराव, दिव्यांशी, सूर्या फटाफट कमेंट करो बेटा। यस, ओके। क्या ये मास ऑफ द अर्थ चेंजेबल है, चेंजेबल है, नहीं ना, नहीं चेंज हो सकता है। तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी की वैल्यू केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगी, जो कि उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी, वेरी गुड। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैंने आप लोगों को प्रोपोर्शनलिटी कहाँ बताई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या ये डिक्रीज होगा, जल्दी से बताओ। मैंने इनवर्सली का यही चीज बताई थी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही बताया था क्या। तो अब देखो, अब देखो, अब आप मुझे बताओगे, अब आप सब लोग अपना दिमाग लगा के मुझे बताओगे। अच्छा इस हिसाब से बताओ कि इक्वेटर पे, इक्वेटर यानी यहाँ पे इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे जो तुम्हारा, इक्वेटर पे फटाक से बताओगे, इक्वेटर पे जी की वैल्यू, जी की वैल्यू मोर होगी और लेस, मोर होगी और लेस, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट के लिए बताओ। मोर के लिए बस एम लिख दो और लेस के लिए एल लिख दो, फटाक से जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट बताओ। इक्वेटर पे मोर होगी कि लेस, इक्वेटर ज्यादा है, इक्वेटर ज्यादा है, जल्दी से बताओ फटाक से, तुरंत बताए फटाफट। जल्दी बताओ, जल्दी यस नो, जल्दी बताओ, कुछ भी जो भी देखो दिमाग में जो भी आ रहा हो ना आपके, आप फटाफट कमेंट करो। मोर होगी या मोर, यहाँ पे मोर होगी या लेस, फटाक से बताओ, जो भी हो, जो भी हो, मोर, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, वेलकम पुष्पक, ठीक है, वेरी गुड, ओके। लेस मोर दोनों लिख दिया दिव्यांशी। इधर देखो, आप कैसे समझेंगे, इधर सुनो, ठीक है, कैसे समझेंगे, सुनो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोस्त। इधर देखो, क्या जी की वैल्यू, मतलब सॉरी रेडियस, क्या यहाँ ज्यादा है, रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है, और अगर रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है तो जी की वैल्यू इधर क्या होगी, लेस। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या आएगी, लेस, क्या आएगी, लेस। अब इसके बाद पोल पे समझ गए, यानी पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, और इक्वेटर पे क्या होगी, मतलब पोल पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखना, दोबारा से पूरा समझ में आएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है, ओके, यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं, फटाफट बताओ सब लोग, सब लोग एक बार फटाफट से कमेंट में कमेंट करो फटाफट, यस नो में, जल्दी से। अर्णव, दिव्यांशी, पुष्पक, ठीक है, सब लोग, सूर्यांश फटाफट, यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर, ओके डन। यानी ये बातें हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब मैंने आपसे क्या पूछा, अब एक सिंपल सी बात, स्मॉल जी और कैपिटल जी में व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये करते हैं, इसके बाद फिर आपके डाउट लेंगे, है ना। अगर आपको कॉल पे कोई डाउट पूछने हैं तो वो लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत इजी सा डिफरेंस है। इधर देखो, पहली बात, इन दोनों को बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट मीन इसकी वैल्यू कभी भी चेंज होगी नहीं, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहला पॉइंट में तो आपने इनके नाम बता दिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आप क्या बता देंगे, दूसरे पॉइंट में बताइए इनकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एवरेज, एवरेज इतना ही लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हम
हाँ वेरी गुड। लेकिन अगर हम कहाँ बात करेंगे, सी लेवल पे, सी लेवल समुद्र तल पे, सी लेवल पे, तो सी लेवल पे अप्रोक्सीमेटली कितना यूज करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा और ये चेंज होगा, ठीक है। बस इतने ही थोड़े बहुत अंतर है जो आपको पता चल जाएंगे। अब इस वीडियो को ना एक बार पूरा कंप्लीट देखना रिकॉर्डिंग सेशन में जाके, एकदम मजा आ जाएगा, समझ में नहीं आया है तो, ठीक है ना। हाँ ओके ठीक, तो थैंक यू। और कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी ये वीडियो आपको यूट्यूब पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यूट्यूब पे रिफ्लेक्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अब जो मेन बात आपको बताने वाले थे वो सुनो। आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। कब से, कल से स्टार्ट हो रही है। क्लासरूम आईडी अभी मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। क्लासरूम आईडी क्या करूंगा, अभी चैट बॉक्स में डाल दूंगा क्लासरूम कोड, आप उसे क्या करेंगे, इनरोल कर लेंगे मैथमेटिक्स की क्लास को भी जाकर के सब लोग, ठीक है। और वहां पे मैथमेटिक्स की प्रॉपर क्लास चलेगी आपकी, पूरा 9th का सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है, वो पूरा का पूरा हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत वेलकम सर्विस, बट बहुत लेट हो गए दोस्त, कहाँ आ गए थे, ठीक है। ये काम करने वाले क्लासरूम आईडी मैं अभी अपडेट करूंगा, तो आप लोग रेगुलरली क्लास को करें। देखो प्रैक्टिकल बात है कि आपका सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक आने वाले 9th के पेपर में वो जरूर पढ़ाए जाएंगे। स्पेसिफिक अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप भेज दीजिएगा चैट बॉक्स में, बता दीजिएगा, ठीक है। ओके है ना। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर कर देंगे यूट्यूब वगैरह पे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, है ना। ताकि देखो सिलेबस 9th का कंप्लीट करने का पूरा कोशिश रहेगा अपने यहाँ पे, और प्रैक्टिस भी चला जाएंगे बिना किसी चार्ज के। बात समझ में आया ना, ठीक है। ओके हाँ, गुड इवनिंग बेटा, ठीक। थैंक यू।